नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। 20वीं सदी के प्रमुख जीव वैज्ञानिक जेवीएस हेल्डन ने एक बार इस बात को पॉइंट आउट किया था कि वैज्ञानिक खोजें तभी पूरी समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं जब हमारी सामाजिक संरचना समानता पर आधारित हो। ये बातें गौर करने लायक है और शोषण मुक्त हो। सामाजिक संरचना समानता पर आधारित हो और शोषण मुक्त समाज हो, अन्यथा वैज्ञानिक तकनीकी समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ में ऐसे नए नए औजार देती है जिससे वो शोषण के नए और सूक्ष्म उपायों को गढ़ लेता है। अब इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण भारत की वर्तमान सरकार द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का भी है। ये बात हम देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी के आगमन के संदर्भ में कह रहे हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगी, ये बात हम देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी कि डिजिटल विश्वविद्यालय के आगमन के संदर्भ में कह रहे हैं। अभी तो इक्का दुक्का जगह में डिजिटल यूनिवर्सिटी के आगमन की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन पूरे देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी का आगमन जल्द होगा। जी हां, डिजिटल यूनिवर्सिटी पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 से 23 का जब बजट पेश किया था, तब उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा था कि देश भर के स्टूडेंट्स को उनके घर पर, उनके घर के दरवाजे पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, सर्व सुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो छात्रों को कई तरह के सिलेबस और डिग्री की पढ़ाई ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। जरूरी डिजिटल आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण के लिए यह देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करेगा। बहरहाल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह पहली बार नहीं है जब देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले साल 2021 में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में खुल चुकी है और ये 2 दशक पुराने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल को अपग्रेड किया गया है। केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और विभिन्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में शोध आधारित कोर्सेज में पढ़ाई होती है और केरल की ये यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमैनिटीज के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट समेत विभिन्न उद्योगों पर आधारित शिक्षा अवेलेबल बच्चों को करवाती है। देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के बाद राजस्थान के जोधपुर में स्थापित की जा रही है। जोधपुर डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में करीब 400 करोड़ की लागत से हो रहा है और इसे ट्विन टावर के फ्रेम में बनाया जा रहा है और इसमें खिड़कियों की जगह विंडोज मैट्रिक्स दिखाई पड़ेंगे। इसे कहते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब आप तो जानते ही हैं कि भारत में डिजिटल असमानता कोई छिपी हुई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब कोविड के एकदम पीक पॉइंट पर थे हम लोग, उस वक्त समय कैसे था शिक्षा को लेकर, ऑनलाइन शिक्षा। उस ऑनलाइन शिक्षा पर हमने एक दफा नहीं बल्कि कितनी ही दफा आप लोगों के साथ इसी प्रोग्राम के माध्यम से स्ट्रेट टॉक किया और हर बार ऑनलाइन शिक्षा में हमने एक डिजिटल असमानता की बात कही थी। डिजिटल असमानता कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम आए दिन अखबारों में इसके बारे में पढ़ते हैं और हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से की पहुंच कंप्यूटर और स्मार्टफोन तक अभी तक है ही नहीं। उनके लिए ये आज भी एक सपना है। अब इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यदि हम आपको दें तो वो लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी की आत्महत्या है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऐश्वर्या को लैपटॉप की आवश्यकता थी और सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, ऐसी कई और ऐसे बच्चे भी थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ, जिसे उनका परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं खरीद सका, लैपटॉप नहीं दिला पाया और ऑनलाइन पढ़ाई जारी ना रख सकने के कारण ऐश्वर्या ने यह कदम उठा लिया आत्महत्या का। तो जब हम डिजिटल शिक्षा को शिक्षा के
एक विकल्प के रूप में आज जब हम प्रस्तुत करने लगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असमानता पर बेस्ड समाजों में वैज्ञानिक तकनीकी का लाभ सभी वर्ग नहीं उठा सकते हैं। इनका लाभ हमेशा समाज के प्रभावशाली वर्गों तक ही सीमित रहता है और शायद रहेगा भी जब तक ये असमानता दूर ना हो जाए, ये डिजिटल असमानता दूर ना हो जाए। तो हम यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की बात कर रहे थे कि बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भारत के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, अनडाउटेडली एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गैर तकनीकी छात्र भी तकनीकी विषयों पर अध्ययन कर सकेंगे और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना भी तभी सफल होगा ना जब संसाधनों के अभाव को दूर किया जाए। अब देश में कितने बच्चों के पास पढ़ाई के लिए मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी की सुविधा है? अब इसका जवाब तो सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन डिजिटल यूनिवर्सिटी का शुरू होना क्या वाकई ही देश में शैक्षणिक क्रांति की तरफ बढ़ता एक पॉजिटिव कदम कहलाया जा सकता है? इसकी सार्थकता पर सवाल समझ से परे है। क्या ये हमारे रवायती शिक्षा सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है उसको मजबूती देते हुए उच्च शिक्षा की जनरल एनरोलमेंट रेशियो में क्या एक नयापन ला पाएगा, क्या एक पॉजिटिविटी ला पाएगा? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी जब ये हमारे बीचों बीच शब्द आया था तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, जब हालांकि अभी ये केरल में शुरुआत इसकी की गई और उसके बाद राजस्थान में भी अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। सो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर अपने क्या शब्द कहे थे, आइए आपको सुनाते हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई और सभी स्टेक होल्डर्स, सबसे मेरा आग्रह है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी तेजी से काम शुरू कर सके, ये सुनिश्चित होना चाहिए। शुरू से ही ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले, ये देखना हम सभी का दायित्व है। तो एक बार से वही सवाल कि ये क्या हमारे रवायती शिक्षा सिस्टम को मजबूती देते हुए जो शिक्षा की जो जनरल एनरोलमेंट रेशियो है, क्या उसमें एक न्यूनेस लेकर आ पाएगी, क्या एक पॉजिटिविटी ला पाएगी, जब तक ये जो कहे ना डिजिटल असमानता है, जो डिस्पैरिटीज है, वो पूरी तरीके से लुप्त नहीं हो जाती और सब बच्चों के पास ये जो सोर्सेस हैं वो अवेलेबल हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों या फिर सेकेंडरी स्कूल के या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ही क्यों ना हो। आज के इस विषय पर हमारे कुछ सवाल हैं जिस पर हम थोड़ी देर में गहनता से चर्चा करने वाले हैं अपने बेहद खास मेहमान के साथ। सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखेंगे ताकि उन सवालों को आप समझ सकें और फिर कॉल कर कर अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकें। डिजिटल विश्वविद्यालय है आज का हमारा ये विषय। क्या आपको लगता है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी देश का फ्यूचर है? यदि डिजिटल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसकी जो एक पूरी स्थिति है वो बाहर की कंट्रीज में किस तरीके से है? डिजिटल यूनिवर्सिटी का यहां देश में शुरू होना क्या शैक्षणिक क्रांति की तरफ बढ़ता एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है? क्या एजुकेशन रिवॉल्यूशन में एक पॉजिटिव स्टेप कहा जा सकता है? डिजिटल विश्वविद्यालय से क्या आपको लगता है कि उच्च शिक्षा सभी तक पहुंचा पाना संभव होगा? ये सवाल बड़े ही महीन और बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। सवाल यह भी है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा विश्वविद्यालयों का विकल्प बन सकती है? क्या हम डिजिटल शिक्षा के बारे में बात करते समय शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के इस उद्देश्य को याद भी रख पाते हैं? देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब हम खुद को दूसरों के माध्यम से जानते हैं, तभी हम खुद को ठीक से समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ज्ञान निर्माण जो है वो इसी परस्परता और सामूहिकता से ही संभव होता है। लेकिन क्या ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में ये परस्परता और ये सामूहिकता आ पाएगी? एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे हम स्ट्रेट टॉक में, लेकिन ये जो सवाल हमने किए आपके सामने रखे उस पर जरा सोचिएगा और फिर कॉल कर हमारे साथ अपने विचार भी साझा कीजिएगा। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने कहा था कि जब हम खुद को दूसरों के माध्यम से जानते हैं तो तभी हम खुद को ठीक से समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ज्ञान निर्माण जो होता है ना, वो इसी परस्परता और इसी सामूहिकता से ही संभव हो पाता है। विश्वविद्यालय ही कहीं ना कहीं वो स्थान माना गया है अभी तक जहां ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के बीच परस्पर विचार विनिमय से अनुशासनों के बीच दूरी को पाटा जाता है और उनके बीच नए संबंधों की खोज को शुरू किया जाता है। तो एक विषय की जो अवधारणाएं होती हैं उनका उपयोग दूसरे विषय को ठीक से समझने के लिए किया जाता है और इसी प्रोसीजर में ज्ञान के नए अनुशासनों का जन्म होता है। ऐसे में डिजिटल विश्वविद्यालय क्या यह सब कुछ कर पाएंगे? इसी पर बात हम लोग कर रहे थे और चर्चा भी आगे हम शुरू करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, जो कि प्रशासक हैं और राइटर भी हैं। वो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कई तरह की दीवारों को गिराकर खुली सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो भारत जैसे प्लूरलिस्ट और बड़ी जनसंख्या वाले देश का भविष्य डिजिटल विश्वविद्यालय है, जहां हर विद्यार्थी को कम फी पर मनचाही गुणवत्तापूर्ण एक क्वालिटी शिक्षा मिल सकती है। तो यहां पर डिजिटल यूनिवर्सिटी की सार्थकता पर सवाल बने हुए हैं। क्यों है? सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रही है और हमारे देश को ऐसे विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों है? आज इसे समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आज थोड़ी दिक्कत की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे साथ प्रोफेसर चौधरी जी हमारे साथ फोन कॉल पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि आप उन्हें इजीली सुन सकें और हम भी उनसे सवाल जवाब कर सके। सो प्रोफेसर विनोद जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, सभी दर्शकों का धन्यवाद। देश की सरकार विनोद जी कहती है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी। अब कैसे करेगी और क्या ये संभव होगा? अब इससे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को आप रखें, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो यूजीसी की ओर से कहा गया, वहां के अध्यक्ष की ओर से कहा गया प्रोफेसर जगदीश जी के द्वारा, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या होगा, कैसे काम करेगी, क्या ये संभव होगा? देखिए, पहले तो पॉलिसी जो बनती है उसको बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के तरीके होते हैं कि पॉलिसी आप कब पढ़ेंगे कैसे। पॉलिसी में जो लिखा जाता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो उसको नहीं लिखा गया है, बिटवीन द लाइन जो छोड़ दिया गया है चीजें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको समझना पड़ता है, उसके कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तो जब आप इसमें जो नहीं लिखा गया है वो होती है इंटेंशन सरकार की या जो एजेंसी उसको लागू कर रहे हैं उसकी। जैसे आपने किसान आंदोलन के मामले में देखा, सरकार बोल रही है कि बहुत अच्छे कानून है, लेकिन किसान बोल रहा है कि हमें इतने अच्छे कानून नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। तो यही मामला यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको जो पॉलिसी देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ा सब्ज बाग दिखाए गए हैं, यहाँ पे फूल खिलने वाले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ओपन हो जाएंगी और आप एक क्लिक के ऊपर बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। लेकिन असल में देखेंगे तो सरकार धीरे धीरे अपने आप को एजुकेशन सेक्टर से
जो एक तरीके से हमारा ह्यूमन राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी सरकार को देना पड़ता है, उससे विड्रॉ करती हुई नजर आ रही है, उससे धीरे धीरे पग पीछे लेती हुई नजर आ रही है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने देखा कि 50 से 60% जो विश्वविद्यालयों में पोस्ट खाली पड़ी है। अभी अगला स्टेप क्या होने वाला है कि आपको टीचर की जरूरत क्या है, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दीजिए और वो आने वाले 10 जनरेशन के विद्यार्थी आपको देखते रहेंगे और उससे हम मार्किंग करके उनको पास करते रहेंगे। तो जो 10 या 20 टीचर आपके डिपार्टमेंट में आने थे उसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको स्वयं पोर्टल दे दिया गया है, इसके लिए आपको 50 किस्म के और तामझाम दे दिया गया है और ये दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि अभी धीरे धीरे कैंपस की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, कैंपस की जरूरत नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन पे चलते फिरते एजुकेशन ले सकते हैं। तो सुनने देखने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि दूरस्थ शिक्षा हमारे यहाँ पे पहले से चल रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोग उनको शिक्षा दे रही है। लेकिन ये डिजिटल वाली शिक्षा उससे भी अलग किस्म की है कि आप एक तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इतना अध कचरा ज्ञान लेके बाहर निकलते हैं कि उनसे जब भी आप बात करेंगे तो वो अजीब अजीब तर्क देंगे और उनके जो सोशलाइजेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ होता है। तो विश्वविद्यालय का काम केवल शिक्षा देना नहीं है, उनको सोशलाइज करना है। विद्यार्थियों को ये बताना है कि आने वाली दुनिया जिसमें आप एंटर कर रहे हैं वो कैसी होगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करना है। फील्ड वर्क उनको बार बार करवाया जाता है इसीलिए ताकि वो फील्ड में जाके सोचें समझें, लोगों से मुलाकात करें। एक स्टेट के विद्यार्थी दूसरे स्टेट में आते हैं, जैसे मेरी क्लास में लद्दाख से स्टूडेंट हैं, आसाम से हैं, त्रिपुरा से हैं, मेघालय से, सिक्किम से, साउथ ईस्ट से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, ये अपना साउथ इंडिया से भी आते हैं, ओके, यूपी बिहार से भी आते हैं। तो वो एक दूसरे से कितनी सारी चीजें सीखते हैं, आपस में उनकी दोस्ती भी होती है, कुछ लोगों की बाद में शादियां भी हो जाती है और एक क्रॉस कल्चरल जो ट्रू नेशन बनता है वो यहाँ से चालू होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो सारी पॉसिबिलिटीज जो एक विश्वविद्यालय में आके एक इस तरीके का माहौल बनता है जहाँ पे हमारा रियल मल्टीकल्चरल जो माहौल होना चाहिए देश में वो यहाँ पे बनता है और धीरे धीरे वो रिप्लिकेट होता है समाज में, क्योंकि वही लोग आगे जाके लीडर बनते हैं और अलग अलग संस्थाओं में लीडरशिप देते हैं। तो वो आप खत्म कर रहे हैं। डिजिटल का मतलब है कि आप बिस्तर में घुसे हुए हैं और जो मर्जी वहां पे कंटेंट देख रहे हैं। वो आप पहले भी देख सकते थे, अब भी देख सकते हैं और आगे भी देख पाएंगे। तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है असली शिक्षा से, असली कैंपस की शिक्षा से। अगर ये किया गया तो ये बेहद गंभीर परिणाम लेके आएगा और एक तरीके से मूर्खों की फौज हमारे लिए खड़ा कर देगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 11वीं 12वीं में बहुत सारे स्कूल ऐसे खुले हुए हैं। मैं कुछ स्कूलों में विजिट किया तो मुझे पता लगा कि उनके पास 11वीं में 150 स्टूडेंट हैं, 12वीं में 250 स्टूडेंट हैं, लेकिन जब जाके देखा तो कक्षा में उनके पास 3-4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसे कैसे? उन्होंने बताया कि सारे विद्यार्थी अलग अलग सिटीज में जाके कोचिंग ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से, जैसे भी उनको कुछ सुविधाएं मिल रही है, और वो स्कूल की शिक्षा को उन्होंने लगभग डंप कर दिया है। तो क्या वो 11वीं 12वीं का सोशलाइजेशन, टीचर के साथ इंटरेक्शन और वो सारी चीजें एक सामान्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने बैठने से उनको मिल जाएगी? वो नंबर तो मिल सकता है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन का पार्ट वो मिस कर जाता है। फिर आप देख रहे हैं कोचिंग संस्थानों में लोग सुसाइड करना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल है। आप एक प्रोफेसर जी, मैं प्रोफेसर साहब, हाँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हाँ जी प्रोफेसर साहब, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ यहाँ पे। मैं छोटे से ब्रेक लिए हम रुकेंगे, लेकिन जल्दी से मैं ये फुल स्क्रीन पे आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जिस डिजिटल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल यूनिवर्सिटी में है क्या क्या हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगी, आग्रह करूंगी अपनी पीसीआर टीम से भी कि वो फुल स्क्रीन पर इसे दिखाएं। देश में देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी और डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण देश भर की शीर्ष केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की मदद से किया जाएगा और इसकी मदद से देश की विभिन्न भाषाओं में छात्रों को शिक्षा दी जा सकेगी। यही नहीं, छात्रों को इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मानकों पर वर्ल्ड क्लास शिक्षा अवेलेबल कराई जाएगी।
डिजिटल यूनिवर्सिटी के तहत जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी और ये काम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मदद से होगा और इस यूनिवर्सिटी के जरिए देश भर में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा सकेगी और छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न शीर्ष विश्वविद्यालयों के कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से छात्र अपने मनचाहे कोर्स पसंदीदा यूनिवर्सिटी से घर बैठे कर सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा, जैसे प्रोफेसर विनोद जी कह रहे थे, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के तहत पहले भी पढ़ाई हो रही थी, मगर पूर्व में स्टडी मटेरियल घर पे पोस्ट किया जाता था। अब इसमें काफी समय भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें ऑनलाइन सारा कंटेंट उनके लैपटॉप, मोबाइल ऑनलाइन उनके पास पहुंच जाएगा। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगी और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसमें सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड हब से होता है और अंत में छोटी छोटी जगहों यानी कि स्पोक तक पहुंचता है। तो इसके तहत एक मैसेज पैदा किया जाएगा और उसे एक ही बार में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी स्पोक पर शेयर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा, क्या कुछ कहा गया है, वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी हमने रखे जिस पर आज हम मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर विनोद चौधरी जी से। लेकिन चाहेंगे कि जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी डिजिटल यूनिवर्सिटी पर अपने जो ओपिनियन है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें कि वो इसे लेकर क्या सोचते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। क्या देश का फ्यूचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस विषय पर बात, और देश की सरकार कहती है कि देश में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी युवाओं को तैयार करेगी, लेकिन कैसे तैयार करेगी, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम। प्रोफेसर जी, आपने इतनी जो है बातें रखी हैं कि ये विजन इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कहां से आया है, इसको लेकर आपने बात रखी। लेकिन हम जब अपनी भारत में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे की एक बात करते हैं, इट्स लाइक अ पिरामिड। ये पिरामिड की तरह है जिसके विद्यार्थियों को हम दो वर्ग में रख सकते हैं। पहला वर्ग है वो उन विद्यार्थियों का है जो उच्च शिक्षा के लिए अपनी पसंद के अनुसार देश विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी का रुख कर लेते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों का जो फीसद है वो बहुत कम है। इस पिरामिड के जो निचले हिस्से में जब हम जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट की बहुलता है जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन ये विभिन्न कारणों से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं। अब डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो सभी विद्यार्थियों को कम खर्च पर उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मुहैया करवाना है। तो ऐसे में हम समझना चाहते हैं आपसे कि यहां पर फिर गलत क्या होगा? जी, इसमें एक तो इंटेंशन और इनकी जो लॉन्ग टर्म सोच है उनको हमें देखना पड़ेगा। एक मैं छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूंगा। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के कैंपस में रहता हूँ और पंजाब विश्वविद्यालय अपने देश का एक जाना माना विश्वविद्यालय है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि लगभग सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन अगर मुझे कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास कोई स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। अगर मुझे कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन देना है तो हमारे जो प्रोजेक्टर वगैरह है वो इतने खराब हालत में है और हम दोबारा खरीदने की हालत में भी नहीं है क्योंकि फंड रिलीज नहीं होता है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तीसरा, अगर मैं कहूं कि कैंपस के अंदर रह रहा हूं और जो कैंपस का स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क या फाइबर ऑप्टिकल केबल है, मैं बोलूं कि मेरे घर पे आप पहुंचा दीजिए क्योंकि रात को भी पेपर चेक करने होता है, नए क्लासेस के लिए कुछ तैयारियां करनी होती है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपका पर्सनल काम है, हम आपको घरों में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क नहीं देंगे, तो केवल ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं और वहां पे भी नेटवर्क बीच बीच में खराब होता रहता है। तो घर में हमने BSNL का कनेक्शन लगवा सकते हैं, बाकी दूसरा कनेक्शन यूनिवर्सिटी में लेना अलाउड नहीं है। और BSNL आज तक 2G सर्विसेज पे बैठा हुआ है जिसकी कितनी फास्ट सर्विस है आप देख सकते हैं, और बीच बीच में वो बंद होता रहता है, उसकी कंप्लेंट करो तो 10-10 दिन तक ठीक नहीं होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी के अंदर बैठ के अगर हमें
ढंग का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो क्या लद्दाख में बैठे स्टूडेंट को या राजस्थान में बैठे या मध्य प्रदेश के किसी जंगल में बैठे स्टूडेंट को नेटवर्क मिल जाएगा? मैं अभी हरियाणा, जो माना जा रहा है कि दिल्ली के सबसे नजदीक और प्रॉस्पर स्टेट है, वहां पे खड़ा हुआ हूँ। अभी हमने देखा कि नेटवर्क का यहाँ पे हालत क्या है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फोन के माध्यम से कनेक्ट करना चाहें वाईफाई से, तो वो नहीं हो रहा है जी। और यहाँ पे हमारे गांव में सुबह 8 बजे लाइट चली जाती है और 12:30 बजे के बाद में या 2 बजे के आसपास में वापस आती है। इसके बाद में शाम को फिर लाइट चली जाती है, 2-3 राउंड में फिर आती है। तो हर घर में अभी आपको इन्वर्टर खरीदना कंपल्सरी हो गया है। अभी इन्वर्टर कौन अफोर्ड कर सकता है? मेरे घर में इन्वर्टर है, लेकिन वो बार बार खराब हो रहा है, तो मैं भी उसको बार बार ठीक नहीं करवा पाता हूँ। मेरे पास भी गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए चाहिए। मैं प्रोफेसर होने के बावजूद अपने गाँव में वो सारी सुविधाएं नहीं अवेल कर पा रहा हूँ। तो एक सामान्य स्टूडेंट जो मजदूरी कर रहा है या कुछ उसके माँ बाप के पास बहुत कम धन दौलत है, वो कैसे काम चला पाएगा? और हमारे देश की 90% जनसंख्या अभी भी 25,000 से कम कमा रही है और ये सरकार का आंकड़ा है। 90% 25,000 से कम। अगर उसको बोले कि 50,000 का कंप्यूटर खरीद ले, तो उनके तो पूरा घर का बजट हिल जाएगा। तो कैसे कर पाएंगे? तो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। ये एक पैरेलल सपोर्ट सिस्टम हो सकता है ऑनलाइन, लेकिन कभी भी रियल शिक्षा को रिप्लेस नहीं कर सकता है। रियल शिक्षा को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, रियल शिक्षा को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, विकल्प नहीं बन सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यदि हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज आप हमें कॉल कर कर अपने विचार भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो फिर ऐसे तो प्रोफेसर विनोद जी, हम ये समझे कि ये इतने बड़े अगर सब्जबाग ये दिखाए जा रहे हैं, तो उससे पहले तो आपको अपने शिक्षा तंत्र को ही लचीला करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अभी तो बहुत तरह की जड़ता है। जैसे आपने दूसरे वर्ष में किसी कोर्स को छोड़ दिया तो आप आगे उसमें डिग्री नहीं ले सकते। अलग अलग विषयों में बहुविधागत कोर्स करना चाहे, बहुत सारे कोर्स करना चाहे अलग अलग, तो यूनिवर्सिटी उसकी इजाजत नहीं देगा। कोई 3 साल का कोर्स है और आपकी क्षमता है कि आप उसे 2.5 साल में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नियम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम शिक्षा को इस तरह के प्रतिबंधों से निकालकर ये लचीला बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सरकार कह रही है, तो फिर उससे पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी जब ऑनलाइन शिक्षा जब दी जा रही थी, तो उस समय उसका क्या हश्र था, और जब ऑफलाइन मोड पर दोबारा आई तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को और खुद बच्चों को भी कितनी दिक्कतें इससे आई थी, शायद हमें उसे भी भूलना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे में तो हम ये कहें एक सवाल कि क्या हम डिजिटल शिक्षा के बारे में बात करते समय शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के इस उद्देश्य को याद भी रख रहे हैं? क्या सरकार याद रख रही है? क्या यूजीसी के वो जो चीफ याद रख रहे हैं? शायद लगता तो नहीं है कि उस उद्देश्य को याद रखते हो वो। देखिए, हमारा देश इतना डाइवर्स है और जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान है शायद वो फील्ड में नहीं उतरते होंगे। मैं पूरे देश में लगभग घूमता हूँ, तो मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी जगह झोपड़ियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटी ढाणियां हैं, छोटे गांव हैं, जहाँ पे आज तक भी लाइट भी मुश्किल से पहुंच रही है। मेरा गांव दिल्ली से बिल्कुल नजदीक, हिसार से बिल्कुल नजदीक है, उसके बावजूद यहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे का बिजली का कट लग रहा है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक दूर दराज इलाके में ये शिक्षा पहुंच जाएगी? इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक अच्छा मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन चाहिए जो वाईफाई से आएगा, उसके बाद में एक बहुत बढ़िया आपको एक कंप्यूटर चाहिए, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास महारत होनी चाहिए, उसको फिर आपको एडवाइजर चाहिए कोई ना कोई। तो ये इतने सारे तामझाम एक सामान्य जगह पे हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के ये काम नहीं हो पा रहा है तो फिर कहाँ पे हो पाएगा? दूसरा, अगर आप हमारे देश की डाइवर्सिटी को नहीं समझते हैं और ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी बना देते हैं जो पूरे देश में आप लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि कोई आपको कहे कि रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आपको अगले 3 महीने तक केवल रसगुल्ले खाने को ही मिलेंगे, तो आप खा पाएंगे? डायबिटीज होके मर जाएगा। तो इसीलिए जैसे वो बोलते हैं कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करे, यूनिवर्सिटी में बैठा कोई महान प्रोफेसर हो, उसकी ज्ञान बहुत उम्दा हो,
कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो लेक्चर बोल रहे हैं कि सारे देश के विद्यार्थियों को सुनाएंगे, तो डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी? मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है, दिल्ली में बैठे प्रोफेसर का कुछ और है, साउथ इंडिया में बैठे कुछ और है। तो एक ही विषय पे हम 10, 20, 50 तरीके से पढ़ाएंगे, और फिर जब वो विद्यार्थी किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पेपर प्रेजेंटेशन में मिलेंगे, तब वो एक दूसरे से जानेंगे। तो तब बनता है एक अच्छा शिक्षा का माहौल। आप एक ही किस्म का खाना, एक ही किस्म के पहनावे, एक ही किस्म की शिक्षा, अगर आप सोच रहे हैं कि 100% जनसंख्या को देके उसको होमोजीनियस बना देंगे, सारी डाइवर्सिटी खत्म कर देंगे, तो ये आप अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, लेकिन ये एक सेल्फ, इससे हमारे देश की जो संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमें जरूर समझना पड़ेगा कि इंटेंशन इन सब चीजों के पीछे क्या है। अमेरिका में भी आज के दिन मैंने उनके जब डेटा देखे तो मैं हैरान रह गया। तो वो बोल रहे हैं 38 से 40% घरों में आज भी रेगुलर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहां पे। और हमारे देश में भी नहीं है। हमारे देश में तो हो सकता है कि 90% घरों में ना हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें जो अमेरिका के घरों में नहीं हो रही हैं, हमारे घरों में तो ये हो जाएंगी। और इन सब चीजों को थोपने की बजाय जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो शिक्षा से जुड़े मुझे कई साल हो गए, दशक हो गए कई, तो मैं जो बता पा रहा हूँ वो ये है कि हमें जो रेगुलर शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट टीचर रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। प्रोफेसरों की जो बहुत लाखों में जो पोस्ट खाली पड़ी हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो सब भरनी चाहिए और उनको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दें। उसके साथ साथ में जो सगुफों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जा रहा है, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे असली विश्वविद्यालयों में प्रोवाइड करवाएं, तब बात बनेगा। डिजिटल शिक्षण की आज बात हो रही है और इसके पहले भी देखिए दूरस्थ शिक्षा केंद्र और कई तरह के ई सिलेबस की व्यवस्था रही है, लेकिन इनकी भूमिका जो है वो डिग्री प्रदान कर देने भर की ही देखी गई है। तो कहीं डिजिटल यूनिवर्सिटी भी महज डिग्री देने का मंच ना बन जाए और इसके जरिए कौशल विकास के मकसद को हम पूरा ही नहीं कर पाए। ये सोचने विचारने की चीजें हैं, लेकिन इस पर अभी मंथन हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकल सोच जिसकी बात यहां पर प्रोफेसर विनोद चौधरी जी भी कर रहे हैं, शायद हम उसके पार देख ही नहीं रहे हैं या उस पर हम सोच ही नहीं रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज डिजिटल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा का डिजिटलीकरण। और यदि शिक्षा का डिजिटलीकरण हो जाता है तो फिर ऐसे में हम समझते हैं कि जो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस बनता है कक्षाओं में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की उस क्लास में बैठे हुए, वो इंटेलेक्चुअल स्पेस जो है वो वही वैनिश हो जाएगा। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है कि यदि शिक्षा का डिजिटलीकरण होगा तो आगे इस तरीके के इसके दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेस की जब हम बात करते तो शायद उसमें एक बात फिर हम ये भी है, हमें शायद ये समझे आज कि शिक्षा के डिजिटलीकरण से बच्चों की कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस बात की निगरानी भी फिर सरकार ही करेगी, शायद इस बात की पूरी संभावना भी है। तो एट दी एंड ये तकनीकी कक्षाओं में राज्य के हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी और शिक्षक की यहां पर जो एक स्वतंत्रता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। देखिए, इसमें ना शिक्षक रहेगा ना क्लासरूम रहेंगे और धीरे धीरे ये सारा जो सेटअप है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन ही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी नया ज्ञान का सर्जन होता है। जब विद्यार्थी आपस में मिल बैठ के बैठते हैं, कोई बच्चा, जैसे मुझे स्कूल का याद आता है कि एक ही बच्चा था जो नॉन वेजिटेरियन खाना लेके आता था, जो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता था कि इसको खाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ गलत है। तो वो इंटरेक्शन का स्पेस खत्म हो जाएगा। वो कोई ड्रेस नहीं पहन के आ रहा है, कोई नया किस्म का खाना लेके आ रहा है, कुछ भी जो इंटरेक्शन होना चाहिए था ह्यूमन बीइंग का वो खत्म हो जाएगा। शिक्षक धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो बहुत सारे जो दुनिया के अमीर है, एलन मस्क जैसे, वो बोल रहे हैं कि सारी जो
ऐसी रिपीटेटिव नौकरियां हैं जिनपे हर रोज रिपीट में काम होता है, वो सब हम खत्म करके कंप्यूटर के हवाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर देंगे, जिसका एक स्टेप ये जो हमारा शिक्षा का डिजिटलीकरण है या फिर उसको हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आपको दे देंगे, वो एक दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में जब इंटरेक्शन खत्म होता है तो जो बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनने की पॉसिबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। हर बच्चा अपने घर में अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल के साथ में सपोज बैठा हुआ है तो उसका ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे एक क्लास पैदा होगी जिसको हम बोलेंगे क्लास ऑफ यूजलेस पीपल। यूजलेस पीपल वो ना इंटरेक्शन कर पाएंगे ढंग से, ना कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ना फील्ड में काम कर पाएंगे, उनको पता बहुत कुछ होगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, अगर कोई क्राइसिस में है, डिप्रेशन में है तो मदद कैसे मांगनी है, वो सब चीजें नहीं उनको पता हो पाएंगी। आगे वही बच्चे बड़े होकर शादी विवाह करेंगे तो उनको वो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे इंटरेक्शन के। तो धीरे धीरे क्या है कि हम एक सोसाइटी ऑफ यूजलेस पीपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक डिजिटल कंप्यूटर या मोबाइल फोन से बांध देंगे और उन्हीं से उनकी शादी हो जाएगी, उन्हीं से उनका खाना हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। हाँ, वही से जहाँ से हाँ बिल्कुल प्रोफेसर जी, ये समय थोड़ा कम है, प्रोग्राम को हमें रैप अप करना है। इसके आखिरी मैं एक कमेंट और देना चाहूंगा कि ये डिजिटलीकरण नहीं है शिक्षा का, ये एक तरीके से शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का इनिशियल फेज है। जैसे किसानों के लिए बिल आए वो प्राइवेटाइजेशन के लिए थे, हेल्थ के लिए बिल आया कि हम आपको हेल्थ के बीमा दे देंगे, वो प्राइवेटाइजेशन के लिए था। शिक्षा में ये जो अभी नया शगुफा छोड़ा गया है ये भी प्राइवेटाइजेशन के लिए है। बीएसएनएल में आज भी 2G सर्विसेज चल रही है, वो इसीलिए कि बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो फ्लोरिश करें और बीएसएनएल का गला घोट के धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, असल में आप जो सरकारी इदारे हैं उनको धीरे धीरे गला घोट के खत्म कर रहे हैं और उनकी जगह पे प्राइवेट एजेंसियों की दुकानें सजाने का एक बिजनेस तैयार कर रहे हैं। बस इतना ही है। तो इससे लोगों का भला नहीं होना है, देश का भला नहीं होना है, केवल कंपनियों का भला होना है बस। जी, तो क्या हम इस तरीके से डिजिटल यूनिवर्सिटी भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी? ये एक अहम सवाल है जिसके साथ हम यहीं पे प्रोग्राम का अंत भी करेंगे। आज के इस विषय को लेकर यदि आप अपने विचार रखना चाहें तो हमें info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हमारे साथ विचार जरूर साझा करें। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तमाम सवालों पर अपने जो प्रकाश डाला है उसके लिए आपका धन्यवाद। और आज के इस विषय के साथ यहीं पर आपसे इजाजत भी लेंगे। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, हर बार की तरह आपकी मेल का हमें इंतजार रहेगा। इजाजत लेंगे, कल नए विषय के साथ आप सभी के साथ रूबरू होंगे। नमस्कार।